सभी की क्लास हम क्या करेंगे, हम इसकी क्लास को करेंगे। तो सभी लोग एक बार आ जाएं, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाएं, आप सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ जाएं, फिर अपने क्लास को। जैसा कि अगर मैं बात करूं कि कल हम लोग क्लास को देख रहे थे तो पता चला कि किसी कारणवश टेक्निकल इशू की वजह से क्लास पूरी तरीके से ठीक तरीके से चल नहीं पाई थी। अचानक से क्लास क्या हुआ कि क्लास बीच में ही क्या हो गई, बंद हो गई। तो जब क्लास बीच में ही बंद हो गई, जिसकी वजह से हम लोग क्या नहीं कर पाए थे, हम लोग क्लास जो है सही से नहीं ले पाए थे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो सभी लोगों को बता दें, यूकेएलटी, बीपीएससी टीआरई 3.0, 4.0, यूपीटीजीटी, इन सब के लिए ये हमारा क्या है, प्रैक्टिस है। तो अगर हम बात करें तो जो लोग नया बैच स्टार्ट हो गया है, अंतिम प्रहार बैच यूपीटीजीटी के लिए, वो लोग अगर उससे जुड़ना चाहते हैं, या उत्तराखंड एलटी और बिहार 4.0 और 3.0 से जुड़ना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड और लाइव बैच दोनों उपलब्ध है। आप उस बैच से जुड़ सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, 9628959237 पे संपर्क करना होगा और आपको यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर देनी होगी, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ आपका यहाँ पे, तो आपका ये बैच स्टार्ट हो चुका है, अंतिम प्रहार बैच। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, लाइव क्लासेस, क्लास नोट, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो हमारा कल हम किसके विषय में देख रहे थे, तो कल हमारा था, कल हम क्वेश्चन नंबर 26 देखे थे। क्वेश्चन नंबर 26 के विषय में देखे थे और इसी में हमारा क्या हुआ था, ये क्वेश्चन हम समझ चुके थे किसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा बताइए, तो ए सही है परंतु बी क्या होगा, गलत होगा। हम इसी क्वेश्चन को देखे थे, इसको समझा भी दिए थे। तो हम चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27 पे। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सेकंड लीवर में अवरोध किनके बीच होता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में क्या कह रहा है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में सेकंड क्लास लीवर में अवरोध किनके बीच होता है, बताइए जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताओ। तब तक हम क्लास शेयर कर देते हैं। चलिए तो क्या होगा इसका आंसर, देखो तो अगर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की हम बात करें तो देखो ये क्या होता है, ये आप मान लो कि क्या है, एक रिजिड बार है। क्या है, रिजिड बार या दंड है। अब देखो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में देखोगे एक्सिस कहाँ होती है, यहाँ पे क्या होती है, एक्सिस होता है। उसके बाद में यहाँ क्या होता है, इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे आपका रेजिस्टेंस होता है, इस जगह पे आपका अवरोध होता है, और इस जगह पे क्या होता है आपका, इस जगह पे आपका क्या होता है, इस जगह पे आपका फोर्स होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है क्या बड़ी होती है, तो इसमें जो है ये जो फोर्स आर्म है, फोर्स आर्म जो है यह बड़ी होती है। एफ आर लिख देता हूं, फोर्स आर्म बड़ी होती है किसके तुलना में, आपके रेजिस्टेंस आर्म की तुलना में। आर आर लिख देता हूं, रेजिस्टेंस आर्म, रेजिस्टेंस आर्म की तुलना में। तो जायज सी बात है, जो आर्म बड़ी होगी उसी प्रकार से यह काम करेगा। तो यह किसका, यह बल का काम करेगा। ये इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे क्या कूड़ा ढोने वाली गाड़ी देखे हो ना, कूड़ा गाड़ी। तो कूड़ा गाड़ी में क्या होता है, पहिया यहाँ होता है, किनारे होता है, एक्सिस हो गया, यहाँ बीच में आप कचरा रखते हो और यहाँ किनारे से उठाते हो। तो यही क्या हो गया, यही सेकंड क्लास लीवर है। और यही पूछ रहा है इसमें कि अवरोध कहाँ होता है, अवरोध मतलब रेजिस्टेंस कहाँ होता है सेकंड क्लास लीवर में। तो क्या बताओगे, फलक्रम बराबर क्या होता है, एक्सिस और फोर्स। तो कहाँ होता है, एक्सिस और फोर्स के बीच में। कहाँ होता है, किसके किसके बीच में होता है, फलक्रम और फोर्स के बीच में होता है। ठीक है ना, किसके किसके बीच में, फलक्रम और फोर्स के बीच में होता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, क्या बताओगे कि आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर 1 होगा। चलो हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा उत्तेजक पदार्थ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। बताओ, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कौन सा पदार्थ है जो कि प्रतिबंधित नहीं है, जल्दी से बता दो कौन सा ऐसा पदार्थ है। कोकेन है, मैरिजुआना है, एपिड्रीन है, या कैफीन है। बताओ, ये कोकीन जो है
यह क्या है, उत्तेजक पदार्थ। मैरिजुएना क्या है, यह भी उत्तेजक पदार्थ है। एपिड्रीन क्या है, यह भी उत्तेजक पदार्थ है। और कैफीन भी उत्तेजक पदार्थ है। लेकिन वही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है उत्तेजक पदार्थ जो कि क्या नहीं है, जो प्रतिबंधित नहीं है। तो सभी लोग एक बार क्या करेंगे, एक बार आप लोग क्या करिए, आप लोग क्लास को शेयर करिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, अनुपम कुमार जैन जी नमस्ते। और कैफीन भी उत्तेजक पदार्थ है, लेकिन वही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है उत्तेजक पदार्थ। तो मैंने आप लोगों को डोपिंग के विषय में पहले ही बता दिया है, कई बार बताया है डोपिंग के विषय में। तो याद रखना, जो ये कैफीन होता है, जो चाय में पाया जाता है, कॉफी में पाया जाता है, यह समिति द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। एक सीमित मात्रा में, आवश्यकता से ज्यादा जब होगा तब यह क्या है, यह प्रतिबंधित है। लेकिन कैफीन को पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित नहीं किया गया है, याद रखना, ठीक है ना। चलो, तेज गति की दौड़ों में मुख्य कारक है पैरों की शक्ति, हृदय का आकार, पैरों की लंबाई, मांसपेशी तंतु या फाइबर के प्रकार। क्या होगा? अशोक कुमार गौतम जी गुड इवनिंग। चलिए, एक बार क्लास को शेयर करो लोगों तक। क्या होगा? फाइबर के प्रकार क्या होगा? अशोक कुमार गौतम जी गुड इवनिंग। निधि सिंह जी गुड इवनिंग। तो जान लो, जब भी आप बात करोगे दौड़ों का जो प्रमुख कारक होता है वह क्या होता है, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो यह होता है आपका जो मांसपेशीय तंतु है। क्या है? ये जो मांसपेशीय तंतु है या फाइबर है, यह क्या काम करता है, यह जो है आपका क्या होता है, यह जो तेज दौड़ने का मतलब, इसमें जो मांसपेशीय रेशे हैं, फाइबर्स होते हैं, यह आपके किसके लिए, गति के लिए उत्तरदायी होता है। और किसके लिए? सहनशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। किसके? सहनशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। यह गति के लिए कौन उत्तरदायी होता है? जो श्वेत रेशे होते हैं, मतलब जो व्हाइट फाइबर होता है वह। और सहनशीलता के लिए कौन सा होता है? रेड फाइबर होता है। याद रखना है, ठीक है ना। पैरों की लंबाई, हृदय का आकार और पैरों की शक्ति, यह उतना ज्यादा नहीं डिपेंड करता, लेकिन क्या होता है, जो मांसपेशी तंतु का जो फाइबर होता है वह आपका इस पर डिपेंड करता है। रंजन पंडित जी, अब साउंड नहीं हो रहा होगा, अब साउंड रिवाइज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो मोबाइल में चल गया था, इसलिए मोबाइल वाली साउंड भी आपका क्या हो रहा होगा, जा रही होगी, लेकिन अब नहीं हो रहा होगा, अब सही हो गया होगा, ठीक है ना। जिसको फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर कहते हैं, ठीक है ना। तो फास्ट ट्विच फाइबर क्या होगा आपका, व्हाइट, और आपका दूसरा क्या है, तो आपका स्लो ट्विच फाइबर क्या होगा आपका, तो रेड। एक प्रक्षेपण प्रोजेक्टाइल की उड़ान केवल ऊंचाई और समय पर निर्भर करती है, ठीक। प्रारंभिक लंबवान वेग, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पर, समस्तरीय वेग पर, धकेलने की शक्ति पर, विमोचन के कोण पर। एक प्रक्षेपण, मान लो कि प्रक्षेपण मतलब फेंकना, मतलब प्रोजेक्टाइल, मतलब क्या होता है प्रोजेक्टाइल, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या होता है प्रक्षेपण वेग, गति क्या होती है। तो हवा में अगर किसी पिंड को हवा में फेंका जाए, तो ये जो हवा में वह गति करती है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को प्रोजेक्टाइल क्या कहा जाता है, मोशन कहा जाता है। और यही जो दूरी होती है, ये जो दूरी इसने हवा में तय की, इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस कहते हैं। हाँ, प्रक्षेपण क्या कहते हैं, पथ कहते हैं। इसका क्या होता है, पथ जो होता है, प्रक्षेपण पथ होता है। और इसको फेंकने के लिए यह किस पर निर्धारित, मान लो ये व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति किस एंगल पे इसको छोड़ रहा है, किस एंगल पे छोड़ रहा है, किस एंगल पे इसको धकेल रहा है, कितना शक्ति लगा के धकेल रहा है, वह इस पे डिपेंड करता है, विमोचन का कोण नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, विमोचन का कोण। तो ठीक है, आप चलो ठीक है कि आप क्या करोगे, आप फेंकोगे, ठीक है ना, वो ठीक है, उसका एंगल तो देखा ही जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या करा, उड़ान केवल ऊंचाई और समय पर निर्भर है। एक प्रक्षेपण की उड़ान केवल ऊंचाई और समय पर निर्भर है, प्रारंभिक लंबवत वेग पर, समस्तरी वेग पर, धकेलने की शक्ति पे। तो याद रखना, उसकी ऊंचाई और जो
समय होता है, यह किस पर निर्भर करता है, धकेलने की क्या शक्ति पर। अब मान लो कोई व्यक्ति है, वह कितनी ऊंचाई तक जाएगी और कितना समय तक हवा में ट्रेवल करेगी, कितना समय तक वह हवा में रहेगी, यह किस पर डिपेंड करता है, धकेलने की शक्ति पे। अब पता चला आप ताकत ही नहीं लगाए तो वो वहीं पे गिर जाएगी, उसकी हाइट नहीं ले पाएगी। तो हाइट लेने के लिए किसकी जरूरत पड़ता है, वो जो है किसका, आपका धकेलने की शक्ति का। कोण का से ज्यादा क्या होता है, धकेलने की शक्ति। और जितना ताकत से फेंकोगे उतना देर तक वह क्या रहेगी, हवा में रहेगी और दूर तक जाएगी। ठीक है ना, ये उस पर डिपेंड करता है, समस्तरी वेग पर नहीं, प्रारंभिक लंबमान वेग पे भी नहीं, इनर्शियल वर्टिकल वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या होगा बताओ कि कब्जा संधि, हिंज ज्वाइंट, घुटने कोहनी अंगुलियों का जोड़, सैडल ज्वाइंट, अंगूठा, एम्पिथ्रोसिस ज्वाइंट, बहुत कम चलने वाली संधि, डायथ्रोसिस ज्वाइंट, स्वतंत्र गति की संधि, क्या होगा बताइए। देखो तीन संधियां होती है, एक होता है साइनोथ्रोसिस, एक होता है एम्पियोथ्रोसिस और एक होता है डायोथ्रोसिस। साइनोथ्रोसिस क्या होता है, जो अचल संधि होती है उसको हम कहते हैं साइनोथ्रोसिस। जो आपकी एम्पियोथ्रोसिस होती है वह अल्पचल संधि होती है, अर्धचल संधि होती है। और जो डायोथ्रोसिस होती है उसको हम क्या कहते हैं, बहुचल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुचल संधि कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, उसी को साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। हाँ ठीक है ना। चल तो अगर मैं बात करूं तो कब्जा संधि जो होता है, हिंज ज्वाइंट जो होता है, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब डायथ्रोसिस के हैं। और डायथ्रोसिस में जो हिंज ज्वाइंट होता है, इसमें क्या होता है, कहाँ पे होता है, घुटने में होता है, कोहनी में होता है, अंगुलियों के जोड़ों में होता है, बात सही है। सैडल ज्वाइंट कहाँ होता है, तो याद रखना अंगूठे में क्या होता है, सैडल ज्वाइंट होता है। अल्पचल एम्पियोथ्रोसिस की बात करें तो एम्पियोथ्रोसिस किसमें होता है, अल्पचल जो है बहुत कम चलने वाली होती है, उसी को एम्पियोथ्रोसिस कहते हैं। बहुचल डायथ्रोसिस क्या होती है, जो स्वतंत्र रूप से गति करती है उसको हम डायथ्रोसिस कहते हैं। तो 1 2 3 4 जिसमें होगा वही होगा, 1 2 3 4 किसमें है, क में है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, और अगर आपसे यह पूछ ले कि संधियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो संधियों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, तो संधियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। तो ऑर्थोलॉजी, क्या करते हैं, ऑर्थोलॉजी करते हैं। तो जोड़ो और उसके बाद में अगर हड्डियों के अध्ययन को पूछ ले क्या कहते हैं, तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी और ऑर्थोलॉजी में हमेशा कंफ्यूज मत होना, कभी भी हमेशा ध्यान रखना। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, भूख, सुसमजातिका मतलब जिज्ञासा, वातावरण, पोषण, अनसीखे आशय, मोटिव, सामाजिक चालक, डराइव और आश्चर्य, क्या होगा बताओ। अगर हम इसको मिलाएंगे तो इसका क्या होगा, आंसर कूट क्या है, क में 2 1 3 4, 2 3 4 1, 1 2 3 4, 3 2 4 1, क्या होगा बताओ। क्या होगा, क्या होगा, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। देखो भूख की अगर हम बात करें तो भूख क्या है, एक डिराइव है आपकी, क्या है डिराइव है, सॉरी इधर होगा ये 3 पे, डिराइव है भूख तुम्हारी। भूख क्या है, एक ड्राइव है, सामाजिक चालक है, क्योंकि न होता पेट तो न होता किसी से हमारा भेंट। ठीक है ना। सुसामाजिकता की अगर हम बात करें तो सुसामाजिकता क्या है, किससे संबंध रखेगा, तो याद रखना अनसीखे आशय से। जो मोटिव होता है
यह क्या होता है, जो मोटिव होता है यह सुसमाज क्या होता है, सामाजिकता होता है आपका। उसके बाद में अगर जिज्ञासा की बात करें तो जो आश्चर्य होता है यह किसमें आएगा, यह जिज्ञासा में होगा। और पोषण क्या होता है, पोषण और वातावरण का संबंध होगा, याद रखना। तो क्या होगा, एक का क्या होगा, 3 2 4 1 होगा, 3 2 4 1 होगा, ठीक है ना, 3 2 4 1 होगा, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, काइफोसिस, convexity of thorax region of spine, lordosis, inward curvature of spine, scoliosis, exaggeration on normal connectivity of lumbar region, flat foot, पैर में उचित चाप का होना, क्या होगा, सुमेलित नहीं है, बताओ। द क्रेजी निशा, गुड इवनिंग। प्रवीण कुमार जी, गुड इवनिंग। क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, फ्लैट फूट, कन्वेक्सिटी ऑफ थोरेक्स रीजन ऑफ स्पाइन, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, एक्जेजिरेशन ऑन नॉर्मल कनेक्टिविटी ऑफ लंबर रीजन, क्या होगा, बताओ जल्दी से। तो अगर हम बात करें तो काइफोसिस हम किसको कहते हैं, कन्वेक्सिटी ऑफ द थोरिक्स रीजन ऑफ स्पाइन, बिल्कुल जायज सी बात है। काइफोसिस कहां होता है, थोरिक्स रीजन में होता है, थोरिक्स वाले भाग में होता है। और लॉर्डोसिस कहां होता है, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, क्योंकि स्पाइन जो होता है लॉर्डोसिस में हमारा क्या होता है, अंदर की ओर घुस जाता है ना, तो इनवर्ड कर्वेचर होता है यहाँ पे। और यह किस रीजन में होता है, यह होता है थोरिक्स रीजन में, किस सॉरी ये होता है लुम्बर रीजन में। लॉर्डोसिस है ना, तो ये होगा लुम्बर रीजन में, ये क्या होगा, ये होगा लंबर रीजन में, ठीक। अब स्कोलियोसिस की बात करें तो ये एक्जिरेशन ऑन नॉर्मल कनेक्टिविटी ऑफ लंबर रीजन नहीं होगा, ये कर्वेचर ऑफ होगा, क्या, साइड कर्वेचर होगा। तो साइड कर्वेचर की जब बात करेगा तब होगा स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या होता है, मान लो ये तुम्हारा रीढ़ की हड्डी है, अब रीढ़ की हड्डी अगर लेफ्ट साइड झुक जाए या राइट साइड झुक जाए, अब यह सीधी प्रकार का होता है, एसवी प्रकार का होता है, दो होता है। तो ये चाहे इधर लेफ्ट झुके या राइट झुके, पुष्पा मूवी देखा है ना, पुष्पा पुष्पराज, तो पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं, लेकिन ये एक साइड झुका रहता है ना, तो इसको यही हुआ रहता है, स्कोलियोसिस हुआ रहता है। फ्लैट फुट में क्या होता है, पैर में उचित चाप का होना, तो फ्लैट फुट में क्या होता है, ये जो होता है उचित चाप नहीं होता है ना, तो ये उचित चाप नहीं होता है, ठीक है ना। तो वही बात कर रहा है, उचित चाप का न होना, होना चाहिए, होना है यहाँ पे, पैर में उचित चाप का होना नहीं, न होना, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हो जाएगा, जब उचित चाप रहेगा तो फ्लैट फुट ही होगा ना। अब पैर में उचित चाप का होना, फ्लैट फुट, तो फ्लैट फुट क्या होता है, जब नहीं होता है तब ऐसे सपाट हो जाता है, पानी में रखोगे ना तो ये जो ऐसे इस तरीके से यहाँ ऐसे कट के बनता है, तो ये चीज कट के उसमें नहीं उभर के नहीं आ पाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी होगा, उम्मीद है समझ। अब काइफोसिस को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कूबड़, क्या कहते हैं, कूबड़। इसी को क्या कहते हैं, बैक राउंड कहते हैं, क्या कहते हैं, बैक राउंड कहते हैं, या राउंड बैक कहते हैं, क्या कहते हैं, राउंड बैक, राउंड बैक कहते हैं इसको। लॉर्डोसिस को हम क्या कहते हैं, तो लॉर्डोसिस की अगर हम बात करें तो लॉर्डोसिस को हम कहते हैं आपका स्वेग बैक, स्वे बैक बोलते हैं इसे, ये और क्या बोलते हैं, हंच बैक, हंच बैक, ठीक, स्वे बैक और हंच बैक, सॉरी सॉरी, हंच मतलब कुबड़ होता है, बैक माने पीछे, जब पीछे कुबड़ हो जाएगा तो वो काइफोसिस हो जाएगा, राइट 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 राइट, ये हंच बैक काइफोसिस को कहते हैं। स्वे बैक इसको कहते हैं आपका लॉर्डोसिस को कहते हैं, ठीक है ना, लॉर्डोसिस को स्वे बैक कहते हैं। स्कोलियोसिस को स्कोलियोसिस ही कहते हैं, हाँ। उसके आने फ्लैट फुट, इसको क्या कहते हैं, आपका फ्लैट फुट ही कहते हैं, हाँ। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर सहनशीलता का परीक्षण नहीं है, नहीं है, टटल प्लस रेशियो परीक्षण, फिलिप्स जेसियार परीक्षण,
हार्वर्ड स्टेप परीक्षण, रन वॉक परीक्षण। अशोक कुमार गौतम जी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। क्या होगा जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर सहनशीलता का परीक्षण है? अब ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार बता दिया है आप लोगों से। तो अगर मैं बात करूं इसमें, तो देखो टटल प्लस रेशियो परीक्षण, यह भी कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस के लिए है आपका। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका फिलिप्स जैसे हार्वर्ड स्टेप परीक्षण, यह भी आपका क्या है, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण, यह भी आपका कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस के लिए है। रन वॉक परीक्षण, यह भी आपका कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस के लिए है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि और इसमें क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस के लिए, और होता है आपका 12 मिनट रन एंड वॉक, रन एंड वॉक। इसमें क्या होता है, इसमें 12 मिनट तक आपको क्या करना है, दौड़ना है, पहले चलना है फिर दौड़ना है, फिर चलना है फिर दौड़ना है, या तो पहले दौड़ना है फिर चलना है फिर दौड़ना है फिर चल, मतलब लास्ट। लेकिन ये याद रखना लास्ट जो होगा वो चलने से नहीं होगा, लास्ट में तुम इसमें क्या करोगे, दौड़ के ही, जो दौड़ है 12 मिनट, लास्ट में तुम क्या करोगे, उसको दौड़ के ही समाप्त करोगे। कैसे करके, दौड़ के ही समाप्त करोगे, ये हमेशा याद रखना। जब भी इसमें आएगा तो तुम क्या करोगे, हमेशा इसमें दौड़ के ही समाप्त करोगे, ये हमेशा याद रखना। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो 12 मिनट साइकिलिंग होता है, 12 मिनट स्विमिंग होता है। ये सब जितने हैं ये सब क्या है, कूफर टेस्ट का नाम सुना है ना, तो कूफर महोदय ने दिया था, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं कूफर टेस्ट परीक्षण। क्या बोलते हैं, कूफर टेस्ट परीक्षण बोलते हैं, याद रखना। अब अगर मैं इसमें बात करूं आप लोगों का, तो अगर इसमें देखोगे तो परीक्षण में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या आप देखते हो। तो देखो इसमें सबसे पहले आप देखते हो मोटर फिटनेस, देखते हो गामक परीक्षण। सबसे पहले आप क्या देखते हो, सबसे पहले इसमें गामक, सामान्य गामक परीक्षण, गामक परीक्षण जिसको आप क्या बोलते हो जनरल मोटर फिटनेस देखते हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो और क्या देखते हो इसके अलावा, तो गामक परीक्षण के बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस देखते हो, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस देखते हो। इसके अलावा बात करें तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो वृद्ध व्यक्तियों को जो रिकिल एंड जॉनसन का जो टेस्ट है उसको देखते हो। क्या, रिकिल एंड जॉनसन टेस्ट, रिकिल एंड जॉन्स टेस्ट, ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन मेन क्या होता है, ज्यादातर जो भी टेस्ट हैं वो गामक परीक्षण के लिए ही होता है। अब गामक परीक्षण क्या, इसके अलावा स्किल टेस्ट आगे देखेंगे तो आप यहाँ पे आगे भी पढ़ेंगे, क्या स्किल टेस्ट पढ़ते हैं, स्किल टेस्ट भी आपको यहाँ पढ़ना पड़ता है। लेकिन गामक परीक्षण की अगर मैं बात करूं तो गामक परीक्षण क्या होगा, स्पीड होगा जिसमें हम स्पीड को चेक करते हैं, एंडोरेंस चेक करते हैं, एंडोरेंस चेक करते हैं आपका। इसके अलावा क्या चेक करते हैं, स्ट्रेंथ चेक करते हैं, स्ट्रेंथ चेक करते हैं। स्ट्रेंथ के अलावा और क्या चेक करते हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा आप क्या चेक करते हो, एजिलिटी टेस्ट करते हो। एजिलिटी के अलावा अगर मैं बात करूं तो और क्या टेस्ट करते हो, तो स्पीड चेक करोगे, एंडोरेंस चेक करोगे, स्ट्रेंथ चेक करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी चेक करोगे, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी चेक करोगे, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी चेक करोगे। ये सब जो होते हैं किसके लिए होते हैं, यह सब गामक परीक्षण है। क्या है, ये जितने भी हैं यह सब क्या है, ये सब जो भी हैं
यह सब आपके गामक परीक्षण होते हैं, मोटर फिटनेस होता है। अब कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस जो आप टेस्ट करते हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस जो आप टेस्ट करते हो या कार्डियो रिस्पायरेटरी एंडोरेंस टेस्ट जो होता है, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें देखोगे तो आप हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो होता है यह होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट होता है आपका, टटल प्लस रेशियो टेस्ट होता है आपका। उसके अलावा 12 मिनट रन वॉक, जिसको केनेथ एच कपूर ने क्या किया था, सॉरी कूपर ने ये किया था, जिसको कूफर टेस्ट भी बोलते हैं। 12 मिनट चाल, 12 मिनट स्विमिंग, 12 मिनट वॉक, रन एंड वॉक, ये जितने होते हैं ये होता है। इसके बाद में आपका क्या होता है, क्रॉस वेबर स्टेप टेस्ट होता है, 1 मील रन वॉक होता है, रॉक फॉर्ट वॉकिंग भी होता है। ये सब कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस की बात करता है। रिकिल एंड जॉनसन ने ये वृद्ध जनों के लिए बनाया था ये आपका टेस्ट। ठीक उसी तरीके से फिर क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट होता है, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद में आपका हेल्थ रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है उनको भी चेक करने के लिए बनता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इनको हम इसमें पढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का नहीं है, क्या कंपोनेंट या प्रबंधन का नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का नहीं है, योजना, यूनियन, नेतृत्व, निर्देशन या समन्वय, क्या होगा। क्या होगा, अशोक पाल जी गुड इवनिंग। तो 35 का क्या होगा, प्रबंधन का हिस्सा इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रबंधन का हिस्सा नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है, यहाँ पे प्रबंधन का कार्य लिख लो, कार्य नहीं है, ठीक, हिस्सा या कार्य नहीं है, योजना, यूनियन, नेतृत्व, निर्देशन या समन्वय, बताओ क्या होगा, जल्दी से बता दो मेरे भाई। तो क्या होगा, यूनियन नेतृत्व ये नहीं होता है प्रबंधन में, ये यूनियन का नेतृत्व नहीं, मतलब प्रबंधन का यह कार्य नहीं है। प्रबंधन का कार्य है प्लानिंग करना, डायरेक्शन देना, कोऑपरेशन करना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन यूनियन का नेतृत्व करना ये प्रबंधन का कार्य नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूपीटीजीटी अंतिम प्रहार बैच फिजिकल एजुकेशन न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का। तो जिन लोगों को जुड़ना है, देखो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, 9628959237 या 8318489291 पे आप संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, न्यूनतम प्रश्वसन मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद छोड़ी गई वायु की महत्तम मात्रा फोर्सफुली एक्सपायर्ड क्या होता है, स्ट्रोक वैल्यूम, टाइडल वैल्यूम, वाइटल कैपेसिटी या मिनट वैल्यूम, क्या होगा बताओ हमको, ये बताओ क्या होगा। ये चीज मैंने कई बार समझाया है आप लोगों को, एक बार नहीं, ये चीज मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है। और ये चीज तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जैसे कि स्ट्रोक वैल्यूम क्या होता है, हाँ, टाइडल वैल्यूम क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, मिनट वैल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेशन रिजर्व वैल्यूम क्या होता है, एक्सपिरेशन रिजर्व वैल्यूम क्या होता है, रेजिडियल वैल्यूम क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। ठीक, देखो अगर मैं बात करूं विटल कैपेसिटी की, तो फेफड़े की जो कुल क्षमता का प्रमुख भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विटल कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटल कैपेसिटी बोला जाता है, ठीक है ना।
विटल कैपेसिटी कहने का मतलब कि हम ये कह सकते हैं इंस्पिरेशन मतलब फोर्सफुली ली गई वायु की मात्रा एवं क्या किया गया, फोर्सफुली निकाली गई प्राणवायु की मात्रा एवं सामान्य अवस्था में ली गई वायु की मात्रा जो होती है वही क्या होता है आपका विटल कैपेसिटी होता है। वही आपका क्या होता है, विटल कैपेसिटी होता है, याद रखना, ठीक है ना। विटल कैपेसिटी क्या होता है, तो जो न्यूनतम प्रशोषण मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद छोड़ी गई वायु की जो महत्तम फोर्सफुली एक्सपीरेशन होता है वही क्या कहलाता है, विटल कैपेसिटी कहलाता है। मतलब कि आप क्या करो, खूब तेज से सांस लो फिर पूरी तेज से सांस छोड़ो, ठीक है ना। तो सांस लेना सांस छोड़ना यही होता है, ठीक। तो अगर विटल कैपेसिटी की क्षमता अगर बात करें आपसे तो कितना होता है, तो याद रखना 4600 होता है। कितना होता है, 4600 ml होता है। कैसे होता है, तो याद रखना अगर मैं बात करूं, अब जो आप क्या करते हैं मैक्सिमम इंस्पिरेशन होता है, जो अधिकतम इंस्पिरेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम की जो मात्रा होती है यह क्या होता है, यह होता है फोर्सफुली ली गई वायु की मात्रा। और जब फोर्सफुली वायु की ली गई मात्रा कितना होती है, तो याद रखना 3000 ml होती है। उसके बाद में फिर आता है टाइडल वॉल्यूम। क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो टाइडल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो सामान्य अवस्था में एकदम नॉर्मल स्थिति में तुम जो वायु लिए और जो निकाले नॉर्मल स्थिति में, फोर्सफुली नहीं, नॉर्मल स्थिति में, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। उसको क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। इसकी मात्रा कितनी होती है, 500 ml होती है। नॉर्मली 500 ml तक लेता है व्यक्ति, ठीक। अब ERV क्या होता है, एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम जो होता है आपका वह होता है आपका फोर्सफुली निकाली गई वायु की मात्रा, मतलब तेज से सांस खींच के छोड़ दो, उसको हम कहते हैं एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसकी मात्रा कितनी होती है, तो याद रखना 1100 ml होती है। कितनी होती है, 1100 ml होती है। और इन तीनों को अगर मिला दिया जाए 1100, 3000 और 500 तो कितना हुआ, 1100 प्लस 3 4000 और 4600 कितना हुआ, तो विटल कैपेसिटी कितना आई, यही आ गया 4600। अब बात हुआ किसका, अब बात करते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम की, कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जब तुम फोर्सफुली सांस निकाल दिए ना, सांस निकालने के बाद कुछ न कुछ मात्रा हमारे लंग्स में हमेशा पड़ा रहता है और उसकी मात्रा होती है 1200 ml। यह 1200 ml क्या होती है, शेष वायु जो आपके फेफड़े में बची हुई है ना, उसी को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और यही रेजिडुअल जो वॉल्यूम होती है आपकी, यही रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा बची रहती है। और जब इसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेशन वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम इन सबको मिला देते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। कैपेसिटी कहलाता है, जिसकी मात्रा कितनी होती है, 5800 ml होती है। कितनी होती है, 5800 ml होती है। लगभग 6000 ml, कितना 6000 ml या 6 लीटर कितना होती है, 6 लीटर होती है। मिनट वॉल्यूम क्या होता है, 1 मिनट में जितना तुम वायु ग्रहण किए उसी को हम कहते हैं मिनट वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, यह हार्ट से संबंधित है। 1 मिनट में जितना क्या होता है, सॉरी, एक धड़कन में, एक पंप में जितना ब्लड की मात्रा बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ साथ होता है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, 1 मिनट में एक पंप में जो होगा वह स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा और जो 1 मिनट में होगा वो कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। याद कैसे, दोनों में डिफरेंस कैसे कर पाओगे, कैसे याद रखोगे, वहां तो दोनों एक एक ही है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुमको इतना याद रखना है। आदमी क्या कहता है, जब गुस्से में रहता है, कोई व्यक्ति अंदर घुसता है तो क्या कहता है, 1 मिनट में क्या हो जाए, आउट हो जाओ। तो जब आउट जिसमें लगा है वो 1 मिनट से संबंधित रहेगा। कार्डियक आउट मतलब 1 मिनट से संबंधित है, ठीक है ना। उम्मीद है इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। चलेंगे हम आगे, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, विटल कैपेसिटी होगा, आंसर नंबर ग होगा।
चलते हैं हम आगे अपने क्वेश्चन पे। प्राचीन ओलंपिक किन महीनों में आयोजित किए जाते थे? जुलाई, अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर। बताओ क्या होगा? प्राचीन ओलंपिक किन महीनों में आयोजित किए जाते थे? जुलाई, अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर। किन महीनों में आयोजित किए जाते थे? जल्दी से बताओ भाई। प्राचीन ओलंपिक किन महीनों में आयोजित किए जाते थे? जुलाई, अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर। तो याद रखना, अगस्त और सितंबर के महीने में क्या होता था? अगस्त और सितंबर के महीने में आपका प्राचीन ओलंपिक जो था यह महीने में मनाया जाता था। ठीक है ना, याद रखना यह चीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? 776 वर्ष ईसा पूर्व में आयोजित प्रथम ओलंपिक इवेंट कितने दिनों तक चला? कितने दिनों तक चला? जय श्री राम, राधे राधे भैया। अगर मैं बात करूं 776 वर्ष ईसा पूर्व में आयोजित प्रथम ओलंपिक इवेंट कितने दिन के लिए होता था, तो आप क्या बताओगे? एक दिन के लिए आयोजन होता था। ठीक है ना। अब यह जो ओलंपिक इवेंट होता था, तो मैंने आपको बताया था 4 गेम होते थे जिसको हम क्या कहते हैं, पेन हेलेनिक गेम बोलते थे। उन्हीं पेन हेलेनिक गेमों में से एक गेम होता था ओलंपिक। और जो ये ओलंपिक गेम था 776 ईसा पूर्व में आयोजित किया जाता था। और किस महीने में? तो अगस्त में। ठीक है ना, किस महीने में? अगस्त महीने में। और कितने दिनों के लिए होता था? सॉरी, एक दिन नहीं होगा, सॉरी सॉरी, इसको इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको रब करना। एक दिन कहा, 5 दिन के लिए आयोजित होता था ना। 776 में कितने दिन के लिए? तो यह जो है यहाँ पे एक दिन नहीं, यहाँ लिख दो 5 दिन। तो याद रखना कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए आयोजन होता था इसका। किसी 5 डेज के लिए। कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए इसका आयोजन होता था। और यह जो है किसकी याद में? तो याद रखना जीएस देवता की याद में यह मनाया जाता था। गॉड ऑफ जीएस के सम्मान में। जो क्या था? जो आकाश के देवता थे। क्या थे? आकाश के देवता थे। आकाश के देवता हुआ करते थे, याद रखना। ठीक है ना। कहां पे? 776 में। तो ओलंपिया नामक शहर में। किस शहर में? किस शहर में? तो याद रखना ओलंपिया नामक शहर में इसका क्या होता था? या होता था, इसका आयोजन होता था। और एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक, एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच के समय को क्या कहा जाता था? बीच के समय को क्या कहा जाता था? तो याद रखना ओलंपियाड कहा जाता था। ओलंपियाड कहा जाता था। ठीक है ना। ठीक। तो ये होता था आपका। अब देखो, अभी आपका 2024 का ओलंपिक, 2024 का ओलंपिक का आयोजन होने वाला है। किस शहर में होगा, किस जगह होगा बता देना, किस डेट से होगा वह भी बता देना। 26 जुलाई से शुरू होना है और 11 अगस्त तक जाएगा। 11 अगस्त तक इसका आयोजन होगा। ठीक है ना। कल आप लोगों का क्या था? 23 जून था। 23 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व क्या मनाते हैं आपका? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जुसस देवता की पत्नी के सम्मान में आयोजित महिलाओं का उत्सव था, उसको हम क्या कहते थे? उसको क्या कहते हैं?
जल्दी जल्दी करवा दो, कल सुबह पनवेल जाना है। तो जाओ भाई। जिसस देवता की पत्नी के सम्मान में आयोजित महिलाओं का उत्सव था, क्या था? तो याद रखना, हेरका। क्या था? हेरका था। ठीक है ना? यह जो है किसके लिए था? यह महिलाओं के लिए हुआ करता, क्योंकि ओलंपिक में पुरुष भाग ले सकते थे लेकिन महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी, इसलिए महिलाओं के लिए क्या था? इसलिए महिलाओं के लिए यह जो था आपका आयोजन हुआ करता था, हेरका। ठीक। किसके द्वारा पारित आज्ञप्ति के कारण प्राचीन ओलंपिक बंद कर दिया गया? मतलब किसके द्वारा आज्ञा प्राप्ति के कारण प्राचीन ओलंपिक बंद कर दिया गया? थियोडिसस फर्स्ट के द्वारा, ऑजियस के द्वारा, पेल्पस के द्वारा, हेराक्लिन्स के द्वारा? किसके द्वारा बंद हुआ? तो याद रखना, थियोडिसस फर्स्ट। थियोडिसस फर्स्ट ने क्या किया था? यह जो है, क्यों? क्योंकि आपका क्या हुआ, जब एथियन काल आया, जिसको हम क्या बोलते हैं? एथीनियन काल, जिसको हम स्वर्ण काल बोलते हैं। तो ये स्वर्ण काल के बाद क्या हुआ? यह जो है, यह स्वर्ण काल भी था, या हम ये भी कह सकते हैं कि पतन का काल भी था। ठीक है ना? इसे जो है एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है। ठीक। इसको क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ फिलोसफीज भी कहा जाता है इसी समय को। क्योंकि इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद रोम का आधिपत्य हो गया, और रोम का जब आधिपत्य हो गया तो यहाँ का एक राजा बना, कौन? थियोडेसस। और थियोडिटस ने क्या किया? इस पर जो है आधिपत्य प्राप्त किया, और उसने क्या किया? उसने जो है खेलों को बैन करा दिया, बंद करा दिया। निम्न में से क्या विषम है? बताइए। मेलरवाल, लेलिच, फ्रेंच, लॉकहार्ट, एमसी पेरसन, फेरसन। बताओ क्या होगा? ये सब क्या है? ये जितने भी हैं सब स्किल टेस्ट हैं, स्किल टेस्ट है। और किसके स्किल टेस्ट है यह भी लिखना साथ में, साथ में यह भी लिखना कि यह सब किसके स्किल टेस्ट हैं मेरे भाई। बताओ। मिलर वॉल, फिर से बोल दे रहा हूं, मिलर वॉल, लेलिच, फ्रेंच, लेकार्ड, एमसी पर्सन। बताओ जल्दी से। तो मिलर वॉल, लेलिच, और आपका क्या है? ब्रॉन मिलर। ये जो मिलर वॉल टेस्ट है, ये आपका ब्रॉर मिलर जो थे, इन्होंने दिया था। और ये किसके लिए है? तो यह याद रखना, डोना एमसी मिलर ने 1905 ईस्वी में बनाया। किस सन में? 1905 ईस्वी में बनाया। और किसके लिए है? तो आप क्या बताओगे? टेनिस के लिए। किसके लिए है? टेनिस के लिए है। ठीक। लेकिन अगर लोकहार्ट एमसी पर्सन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यह किसके लिए है? यह जो है आपका बैडमिंटन के लिए है। किसके लिए है? बैडमिंटन के लिए है। फ्रेंच टेस्ट की अगर हम बात करें कि फ्रेंच टेस्ट किसके लिए होता है, और यह मिलर वॉल टेस्ट जो है, यह मिलर वॉल वॉली टेस्ट। एक देखो, मिलर वॉल टेस्ट होता है, और एक मिलर वॉल वॉली टेस्ट होता है, और एक होता है आपका क्या होता है? मिलर टेनिस टेस्ट। तो देखो, अगर मिलर टेनिस, तो यहाँ मिलर टेनिस टेस्ट नहीं दिया है ना, तो जब मिलर टेनिस टेस्ट नहीं दिया है तो मिलर वॉल टेस्ट दिया है। तो मिलर वॉल वाली टेस्ट जो है, सॉरी, ये जो है आपका मिलर वॉल वाली टेस्ट टेनिस के लिए नहीं होगा, ये भी होगा बैडमिंटन के लिए। ये भी किसके लिए होगा? बैडमिंटन के लिए होगा। ठीक है ना? और ये किसको बैडमिंटन के लिए होगा? तो ये जो है 1951 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 1951 हो जाएगा। और 1951 में किसने? ए मिलर ने। कौन? ए मिलर ने दिया था। ए मिलर ने दिया था। और यह बैडमिंटन के लिए है। ठीक। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट,
यह भी आप जानते हो फ्रेंच सैट सर्विस टेस्ट क्या होता है। ये है, मान लो ये नेट है आपकी। अब इसमें क्या होता है, ये जो आपका कॉक है ये ऐसे मारना है किससे एकदम सट के जाए। तो ये फ्रेंच टेस्ट भी किससे संबंधित है, तो ये फ्रेंच टेस्ट भी टेनिस से ही संबंधित है। तो मिलर वॉल टेस्ट, लॉकहार्ट एमसी पर्सन टेस्ट, फ्रेंच टेस्ट, ये सब टेस्ट किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपका ये लैलिश जो है क्या है, ये आपका ये टेस्ट किससे संबंधित है, तो बता देना। ये तो भिन्न तो है, अलग तो है, लेकिन किससे संबंधित है हमको ये थोड़ा सा बता दो। ये थोड़ा सा बता दो कि ये किससे संबंधित है। हम्म, बताओ जल्दी से। फिर 42, वातावरण से आए हुए ऑक्सीजन का दाब वायु कोश एल्वियोली में कितना होता है। क्या होगा, वातावरण से आए हुए ऑक्सीजन का दाब वायु कोश में कितना होता है, जल्दी से बताओ। 140 mm, 40 mm जी, 100 mm एच जी, 45 mm एच जी। बहुत गर्मी है भाई, गर्मी से थोड़ा सा आप लोग बचे रहिएगा, नहीं तबीयत भी खराब हो सकती है। अन्ना ही रहेगी जान तो कहाँ जाओगे, इसलिए थोड़ा सा गर्मी से बच के तैयारी के साथ साथ सब कुछ करते रहना है, ठीक है ना। चलो, तो अगर मैं बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, 140 mm एच होता है। कितना होता है, 140 mm एच होता है। बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर आया है आप लोगों का। चलिए 43 नंबर, नस की छोरों की यांत्रिक और रासायनिक उत्तेजना का घटना एक लक्षण है। क्या है, हृदयघात का, चिड़चिड़ापन का, दर्द का, क्रिया के लोप का। नस के छोरों की यांत्रिक और रासायनिक उत्तेजना का घटना एक लक्षण है, किस चीज का लक्षण है। किस चीज का लक्षण है जी, तो याद रखना चिड़चिड़ापन का। किसका लक्षण है, चिड़चिड़ापन का यह लक्षण है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग रक्त कोशिकाओं के निर्माण का कारण है। पेशी का सिकुड़ना, यकृत, श्वसन और प्लीहा। क्या होगा, कौन सा रक्त कोशिकाओं का निर्माण का कारण है। कहां पे रक्त की कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब निर्माण होने का कारण इनमें से क्या है बताओ। पेशी का सिकुड़ने के कारण होता है, लीवर से होता है, श्वसन से होता है, या प्लीहा से होता है। अरे मधु यादव जी, आपको खाना बनाना है तो खाना जाइए बनाइए, क्वेश्चन तो अभी बहुत है। आप लोगों को खाना बनाना है, किसी को सोना होगा, किसी को नहाना होगा, किसी को कपड़ा धुलना होगा, बाद में देखिएगा। अगर नहीं आप देख पा रही हैं तो जाइए खाना बना लीजिए। हम्म, तो अगर मैं इसकी बात करूं कि रक्त कोशिकाओं के निर्माण का कारण क्या है, तो रक्त कोशिकाओं के निर्माण का कारण जो होता है वह होता है प्लीहा। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, और भ्रूण अवस्था में होता है, तब क्या होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब यहाँ पे क्या होता है, आपका ब्लड बनता है इस प्लीहा के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा यहीं पे क्या आता है, ब्लड जो आता है यहीं पे नष्ट होता है और यहीं पे इकट्ठा भी होता है। जब लास्ट स्टेज उसका इसी जगह पे आता है, यहीं पे कोशिकाओं की मरम्मत होती है, यहीं पे कोशिका जो आरबीसी की खराब कोशिकाएं होती है वह मर जाती हैं, और जो बढ़िया कोशिका होती है, जो थोड़ा सा वो होता है, जो रिपेयरिंग का काम होता है, जो गैराज है, यही गैराज होता है प्लीहा।
आरबीसी का जो गैराज है वो कौन सी है, प्लीहा है। यहीं पे आके उनकी रिपेयरिंग होती है, जो रिपेयरिंग के बाद चलने लायक होता है वो चले जाते हैं, जो कबाड़ में चले जाते हैं उनको भंगूर करके नष्ट कर दिया जाता है आरबीसी को। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कब्रिस्तान हिंदुस्तान में क्या कर दिया जाता है, मतलब प्लीहा में इसको क्या कब्रिस्तान बना दिया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित टखने की संधि योजना में कौन सी पेशियां मध्यवर्ती अथवा आंतरिक घुटनों के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक बताओ, पाप्लिटियस, जानुप्रिस्टिस, सार्टोरियस, दीर्घतमा, ग्रेसिलियस, गैस्ट्रोनोमियस, जठर गुदा संबंधी। क्या होगा बताओ। क्या होगा, तो अगर मैं बात करूं इसमें कि निम्नलिखित टखने की संधि योजना में कौन सी पेशी मध्यवर्ती अथवा आंतरिक घूर्णन के लिए उत्तरदायी होती है, तो याद रखना आंतरिक घूर्णन के लिए मतलब अंदर की ओर। मान लो ये तुम्हारा घुटना हो गया, ये तुम्हारा क्या है, घुटना हो गया। तो ये जो घुटना अंदर बाहर, जो आपका पैर अंदर बाहर जाता है, तो ये जो अंदर बाहर की ओर है, जब देखोगे तो ऐसे ऐसे जो तुम करते हो ना, तो ये कौन जिम्मेदारी लेता है इसका, गैस्ट्रोनोमियस। जो गैस्ट्रोनोमियस होती है यही होता है। लेकिन अगर यही आपसे यह पूछ ले पृष्ठीय अंकुचन के लिए कौन उत्तरदायी है, घुटने का पृष्ठीय अंकुचन के लिए कौन उत्तरदायी है, पृष्ठीय अंकुचन के लिए जब भी पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। पृष्ठीय अंकुचन, सेम क्वेश्चन में अगर यह पूछ ले कि पृष्ठीय अंकुचन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, तो क्या बताओगे। तो याद रखना टिबियोलिस, टीबी, एलिस, एटेरियर, एटेरियर होता है। ठीक है ना, ये होता है। चलो अगले पे चलते हैं। स्कूल मनोवैज्ञानिक स्कूल में निम्नलिखित में से क्या कार्य करते हैं, अध्यापन का, परामर्श का, नियंत्रण का, अनुशासन या अनुशासन स्थापना का। क्या काम करते हैं बताओ जल्दी। चंद्रमणि कुमारी जी सुपर क्लास सर जी, थैंक यू चंद्रमणि जी। चलिए निम्नलिखित में से अरे कम से कम क्लास तो लाइक कर दो आप सब। स्कूल मनोवैज्ञानिक स्कूल में निम्नलिखित में से क्या कार्य करते हैं, अध्यापन का, परामर्श का, नियंत्रण का, अनुशासन का। तो ये अनुशासन का काम तो आप लोग करेंगे, अध्यापन का काम बाकी मास्टर करेगा, नियंत्रण का काम भी आप ही करोगे। तो ये परामर्श का काम और नियंत्रण का काम एचएम करता है, हेडमास्टर करता है, प्रिंसिपल करता है। और परामर्श का काम कौन करेगा, ये जो क्या होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, जो मनोवैज्ञानिक होता है, यह करता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्या कह रहा है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सही अनुशासन निम्नलिखित में से कौन सा है, कठोर अनुशासन, मृदु अनुशासन, आत्मा अनुशासन, अनुशासन से मुक्ति। क्या होगा बताओ। अनुशासन ही अनुशासन है, बताओ। क्या होगा, मनोविज्ञान की दृष्टि से सही अनुशासन निम्नलिखित में से कौन सा है, कठोर अनुशासन, मृदु अनुशासन, आत्म अनुशासन, अनुशासन से मुक्ति। क्या होगा, तो अगर हम इसकी बात करें कि मनोविज्ञान की दृष्टि से
सही अनुशासन क्या है? तो मनोविज्ञान की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति पे अगर आपको अनुशासन करना है तो अनुशासन कठोर नहीं होना चाहिए, मृदु भी नहीं होना चाहिए। आत्मानुशासन मतलब स्वयं पे अनुशासन करना हो जाता है। अनुशासन से मुक्त हो। मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? बच्चे पे अगर आपको अनुशासन करना है तो बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ दो, जाओ बच्चे जो मन हो सो करो। हाँ, तो ये कहता है मनोविज्ञान की दृष्टि से। जो हमारा आजकल पढ़ाई लिखाई चल रहा है सब मनोविज्ञान के ही दृष्टि से चल रहा है और सबका खूंटा उखड़ रहा है। सिर के पश्च भाग की ओर मुड़े विश्वास सिद्धांत निम्नलिखित में से है? सिफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमो, दोनों, उपरोक्त में से नहीं। बताओ। आज इन दोनों के विषय में आपको समझा देंगे क्या होता है। यह विकास का सिद्धांत तो होता है कि जो यहाँ विश्वास नहीं, यहाँ विकास होना चाहिए। यहाँ पे भैया विकास होगा। ये मोदी जी वाला विकास नहीं है, ये मोदी जी वाला विकास नहीं है। आपके शरीर का विकास की बात करता है कि सिर से पश्च भाग की ओर मुड़े विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से हैं? सिफेलोकोडल, प्रॉक्सिमो, दोनों, उपरोक्त में से नहीं। देखो, ये एक व्यक्ति है। अब यह क्या काम कहता है? यह कहता है अगर सिर से किधर विकास हो रहा है? सिर से पैर की ओर विकास हो रहा है। क्या? सिर से पैर, सिर से पैर हो रहा है तो याद रखना स से सिर और स से सिफेलोकोडल। क्या होगा? स से सिर, स से सिफेलोकोडल। अगर विकास जो है सिर से पैर की ओर चल रहा है तो मतलब पहले उसका क्या हो रहा है? मानसिक विकास हो रहा है, फिर उसका शारीरिक विकास हो रहा है। तो वह क्या हो जाएगा? सिर से पैर की ओर अगर विकास है तो उसको हम सिफेलोकोडल कहते हैं। प्रॉक्सिमो कोडल की अगर मैं बात करूं कि प्रॉक्सिमो क्या होता है, तो प्रॉक्सिमो होता है मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर। मतलब सेंटर से शुरू होकर बाहर की ओर जब चलता है। कहां? मध्य से बाहर की ओर, बाहर की ओर जब जाता है तो उसे हम प्रॉक्सिमो कहते हैं। याद रखना, तो सर से पीछे पश्च की ओर मतलब पैर की ओर जा रहा है, इसको हम कहेंगे सिफेलोकोडल कहते हैं। याद रखना। चलो, 49 नंबर क्या कह रहा है? गर्भावस्था में जीव के विकास के पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? बताओ। क्या होगा? 49 नंबर, गर्भावस्था में जीव के विकास के पहलू निम्नलिखित में से कौन है? सब नहीं टिक पाएंगे हमारे साथ। हमारे साथ वो लोग तो कतई नहीं टिक पाएंगे जो कि आते हैं और खड़े होते हैं ABCD पढ़ के चले जाते। तो ABCD पढ़ाने नहीं आया भैया, चाहे आप जुड़िए क्लास के साथ चाहे न जुड़िए, एक्सप्लेन करके ही हम पढ़ाएंगे। हम अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते, ठीक है ना। जिनको पढ़ना होगा रुकेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबका स्वागत है। तो गर्भावस्था में जीव के विकास के पहलू कौन कौन से हैं? तो गर्भावस्था की अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा? तो गर्भावस्था में जो होगा वह होगा क्या? आपका संरचनात्मक होगा, आपका क्रियात्मक होगा, दोनों होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो याद रखना, गर्भावस्था में संरचनात्मक भी होता है और क्रियात्मक भी होता है, दोनों पहलू होते हैं, इसलिए इसका आंसर दोनों होगा। यही अगर BPSC बनाता तो यहां दे देता एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? गर्भावस्था में जीव के विकास की पहली अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? जीव धारण, अपरिपक्वता भ्रूणावस्था, परिपक्व भ्रूणावस्था, उपरोक्त में से नहीं। गर्भावस्था में जीव के विकास की पहली अवस्था कौन सी होती है? धर्मशीला सिंह जी, गुड इवनिंग। क्या होगा? गर्भावस्था में जीव के विकास की पहली अवस्था कौन सी होती है? तो याद रखना क्या होगा? परिपक्व भ्रूणावस्था। क्या होता है? परिपक्व भ्रूणावस्था होता है
याद रखना। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जो लोग यूपीटीजीटी अंतिम प्रहार बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन लोगों को बता दें कि यह बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, ये सारी चीजें मिलेंगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 9628959237 पे या 83184892 पे क्या करना है, मैसेज या कॉल कर देना है। इसके अलावा अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 3.0 और 4.0 का, तो आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड बैच, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों बैच उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ अगर आप यूके एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी रिकॉर्डेड और लाइव दोनों बैच है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अगर आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब के लिए क्या है, बैचेस उपलब्ध हैं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9628959237 पे संपर्क कर सकते हैं। 51 नंबर, प्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान प्राप्त करता है पियरे डी कुबर्टीन, अविनाश चंद्र चटर्जी भारत, थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका, एवरी बेडस अमेरिका। कौन होगा बताइए। प्रथम ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार, क्या होगा। तो अगर हम बात करें कि ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किस सन में, तो याद रखना ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1975 में शुरू हुआ। और यह किसको दिया जाता है, तो याद रखना ओलंपिक मूवमेंट में योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, याद रखना। ठीक है ना। तो ये ओलंपिक ऑर्डर से पूछ रहा है कि सम्मान प्राप्त करता है प्रथम, पहली बार किसको दिया गया था ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। तो पहली बार याद रखना एवरी ब्रेडेज जो कि अमेरिका के थे, इनको सर्वप्रथम पहली बार दिया गया था। किसको, एवरी ब्रेडेज को दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित नहीं है। इंदिरा गांधी 1983, जसदेव सिंह 1985, जमशेदजी टाटा 1972, अविनाश चंद्र चटर्जी 1981। कौन होगा बताइए। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित नहीं है। इंदिरा गांधी, जसदेव सिंह 1985, जमशेदजी टाटा 1972, अविनाश चंद्र चटर्जी। कौन है। तो याद रखना जमशेदजी टाटा को छोड़ के इनमें से सभी को क्या मिला हुआ है, आपके ओलंपिक ऑर्डर सम्मान मिला हुआ है। परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांकों में वृद्धि करने के लिए निम्नांकित में से किस तरह के सुझाव को आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। परीक्षण की लंबाई अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपका परीक्षण के एकांशों के प्राप्तांक, लेखन में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। परीक्षण के एकांशों का विभेद सूचकांक अधिक हो तथा कठिनतम स्तर मध्य श्रेणी का हो। परीक्षण का क्रियान्वयन यथासंभव एवं विषम जातीय समूह पर किया जाना चाहिए। क्या होगा जल्दी से बताओ।
क्या होगा जल्दी से बताओ। तो याद रखना, परीक्षण की लंबाई अधिक होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। परीक्षण के एकांशों के प्राप्तांक लेखन में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। हाँ, तो वस्तुनिष्ठता तो होनी ही चाहिए। परीक्षण की लंबाई अधिक होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए लेकिन इतना भी अधिक नहीं होनी चाहिए। परीक्षण के एकांशों में विभेद सूचकांक अधिक हो, बिल्कुल विभेद होना चाहिए। अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग क्या होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए। कठिनतम स्तर हाई ना हो, कि मध्यम श्रेणी का होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्टिमम होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए बिल्कुल। तो यह बात सही है। परीक्षण का क्रियान्वयन यथासंभव एक विषम जातीय समूह पर किया जाना चाहिए, यह भी बात सही है। इन सबसे ज्यादा, इन सब में से सबसे ज्यादा जो सही है वही पूछा है, क्योंकि अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण तो सब है लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, आंसर नंबर ग है। ठीक, चलो 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम इसको देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई परीक्षण उस गुण या विशेषता को सही ढंग से मापता है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया था, तो उसे इसे कहा जाता है परीक्षण की वैधता, परीक्षण की विश्वसनीयता, परीक्षण का मापक, उपरोक्त में से कुछ भी नहीं। और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, यह आज आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। तो जल्दी से बताओ आप सभी, फिर मिलेंगे आप लोगों से कल। आप लोगों से मिलेंगे कल फिर इसी टाइम पे, तब तक के लिए लेंगे आप लोगों से विदा। क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर। तो याद रखना, जब क्या करा, विशेषता को सही ढंग से मापता है जिसे मापने के लिए उसे बनाया जाता, तो इसे क्या करा, परीक्षण की वैधता है, वैलिडिटी है, कि परीक्षण क्या है, वैध है, जिसके लिए बनाया गया है या उसी के लिए काम कर रहा है, किसी दूसरे टेस्ट को मापने में यह सहयोग नहीं कर रहा है। तो याद रखना यह क्या होगा, परीक्षण की वैधता, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, आंसर नंबर 54। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, कल फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए लेंगे आप लोगों से विदा। ये क्लास आपको डेली मिलती रहेगी, और ये क्लास आपको तब तक मिलती रहेगी जब तक कि आपका यूकेएलटी, बीपीएससी टीआरई 3.4 और 3 और इसके साथ ही साथ आपका यूपीटीजीटी का पेपर नहीं हो जाएगा, तब तक हम अब कंटिन्यू इसी तरीके से इसी टाइम पे डेली क्लास होती रहेगी, और आप डेली क्लास लेते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए लेते हैं विदा, कल फिर आप लोगों से मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो लोग नए हैं और क्लास से जुड़ना चाहते हैं, तो वो लोग 9628959237 पे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप टीचर्स अकेडमी का जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है फिजिकल एजुकेशन का, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए लेते हैं विदा, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए।